हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे सीयूडी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाती है, आपके एग्जाम्स को और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप सीयूडी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, आप 11th में 12th में और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे आपको सभी वीडियो A to Z मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, जिससे आप अपनी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 12th के एग्जाम होने के बाद ही पैरेलल तैयारी करते रहिए, छोटे मोटे वीडियोस देखते रहिए, चीजें आपके लिए आसान होंगी, सवाल आपके लिए आसान होंगे और बहुत कुछ होगा आपको यहाँ पे। तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आप, और मैं शिवम पांडे आपको जब भी यहाँ पे मिलूंगा, आपको जीके जीएस से रिलेटेड सीयूडी के कोई ना कोई टॉपिक आपको यहाँ जरूर मिलेगा। मैं आपको अभी तक बता दूं कि अगर बच्चे नए हैं, आपके काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ज्योग्राफी पे हो चुके हैं, हिस्ट्री पे हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे पॉलिटी के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे आपको पीछे अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी बहुत बात तो आपको समझ में आती है कि आज आप पढ़ने क्या वाले हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिजिकल पॉलिसी, इसके साथ साथ मैंने आपको बैंकिंग और उसके स्ट्रक्चर, एंड फिर मैंने आपको पढ़ा दिया वहां पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, शेयर वगैरह के बारे में बता दिया। आज मैं आपको फिर से कुछ उसी तरह की चीजों के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप जानेंगे इन्फ्लेशन के अलावा कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को जानेंगे हम कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अलावा और क्या क्या होता है, डिमांड वगैरह क्या होती है, कैसे मार्केट रन करता है, इन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। एज वेल एज आपको इसके अलावा आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में भी बताया जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और रेगुलेटिंग बॉडीज के बीच में हम बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में बेसिकली इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में यूज़ किए जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए विदाउट लेट करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेशन अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि तैयारी सबके लिए जरूरी है ऑन टाइम। तो अगर आप अपने अच्छे दोस्त हैं तो अपने दोस्तों को भी अवेयर कीजिए, चीजें आपके लिए आसान रहेंगी और आपके दोस्त के लिए भी आसान रहेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले बड़ा वर्ड्स, ये इन्फ्लेशन वर्ड बड़ा सुनते हैं, कहते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। बचपन में जब आप चाइल्डहुड में रहे होंगे, जैसे हमें पता है, मैं अपने बचपन की बात कह रहा हूँ, मैं 1994 का बॉर्न हूँ। तो अगर कोई बच्चा 1994 का बॉर्न है, तो हालांकि अब वो बच्चा नहीं होगा, सीधी बात है, आपके भैया वगैरह होंगे तो पूछिएगा, हम भी आपके भैया ही हैं, आप बुला सकते हैं, कोई शिवम सर बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप अपना ही समझिए, आपके लिए हम हैं, आप हमारे लिए रहिए, बात खत्म। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। तो इसको बात करेंगे। तो उस टाइम पे ना ऑरेंज कलर की टॉफी मिलती थी, ऑरेंज वाली टॉफी मिलती थी, ऑरेंज फ्लेवर की। और इस टॉफी की बात क्या है, 1 रुपए में 8 मिलती थी, 1 रुपए में 8, ठीक है। अब 1 रुपए में 8 मिलती है, बहुत बड़ी बात है यार। और उसमें से फिर हम 3 लोग थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता था, जो सबसे बड़ा है उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि छोटों को ज्यादा मिलेगा। तो 2, 3 एंड 3 का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो 1 रुपए की हैप्पीनेस, समझ रहे हो। आज अगर आप इसी टॉफी को लेने जाओ तो शायद 2 मिल जाए। तो मतलब जो केवल बड़े, ये 6 तो गायब हो गई। तो क्या हुआ, समय के साथ वस्तु, सामान का रेट बढ़ गया लेकिन आपके पैसे की कीमत घट गई। सामान का रेट बढ़ा और पैसे की कीमत क्या हो गई, घट गई। समझिए आप कि आज भी आप 1 रुपए दे रहे हो, आज शायद आपको वो लेना हो 8, तो 2 4 कम से कम 4 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब सामान उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन पैसे की कीमत घट गई और सामान की कीमत बढ़ गई। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का दौर वही होता है बेसिकली कि जब सामान के रेट बढ़ते चले जाएं। अब जैसे कि टमाटर लेने कोई चला जाए, इस टाइम तो टमाटर बेचने वाला अपने आप को करोड़पति समझता होगा। टमाटर पे कितनी राजनीति हो रही है, होनी भी चाहिए यार, मतलब खाना छोड़ दिया लोगों ने टमाटर। तो भाई टमाटर दिल्ली में तो 140 रुपए केजी दे रहा है, डिपेंड करता है, आपके मोहल्ले में 120 हो सकता है। और दिल्ली में बाढ़ आई है तो हो सकता है इसलिए सप्लाई भी रुकी हो, कई सारे रीजन है किसी चीज के महंगे होने के। लेकिन इतना महंगा होने का केवल बाढ़ रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। कई सारे एरिया जहाँ पे पानी नहीं भी है, ये यमुना के निचले इलाकों में पानी आया है, ऊपरी इलाकों में नहीं, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अभी ये क्या है, इसमें भाई पैसे की वैल्यू ही नहीं है। 1 किलो टमाटर के लिए अगर आप इतना पैसा पे करने चाह रहे हो तो देखिए, refers to sustainable and rapid increase in the general price level। जब भाई जनरल चीजों के सामान, आम चीजों की सामानों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो उस केस को आप क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, इन्फ्लेशन का मतलब कह सकते हो महंगाई बढ़ गई है जो आप कहते हो, तो आप कह सकते हो कि सर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है। मुद्रास्फीति कहते हैं इसे, मुद्रास्फीति, ओके हिंदी में। हालांकि हिंदी टर्म आपको सीयूटी के लिए आई डोंट थिंक ये आप प्रेफर करने वाले हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइए, बट हालांकि कहते इसे यही है, ठीक है। अब बात आती है, इट कॉज डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर एंड वैल्यू ऑफ मनी। अब भाई परचेजिंग पावर तो कम ही हो जाएगी ना, जब आपकी पैसे की वैल्यूएशन ही कम है तो परचेजिंग पावर कम होना आम बात है। क्यों भाई, अब पहले 20 रुपए किलो टमाटर था, अब 120 है, तो भाई एक्स्ट्रा 100 रुपए तो ये खा गया टमाटर ही, अगर आप 1 किलो लेने जाए, इसका मतलब इसने आपकी परचेजिंग पावर घटा दी, अब आप ये ले नहीं सकते। और अगर आपने टमाटर ले लिया तो आपको कहीं और का बजट कम करना है, अगर बहुत ही ज्यादा शौकीन है तो आपको अपना बजट कहीं और कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक पैसा एक ही जगह लग गया जो कि आप 4 जगह लगाने वाले थे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ मनी घटती है, पैसे की वैल्यू घटना। आप ऐसे कह सकते हो कि पैसे की वैल्यू घट जाना। भाई अगर आपके जेब में, मैं बता रहा हूं आप समझो ना, पैसे की वैल्यू घट जाना। अभी मैं आपको इसके लास्ट में कुछ ऐसे से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, आप बोलोगे अरे क्या बात है, ऐसा भी होता है, पैसा जमा करना बेकार होता है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्रॉथर, inflation is a state in which the value of money is falling, example prices are rising। सीधी बात है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपके पैसे तो उतने ही है। सैलरी 30,000 थी, इंक्रीमेंट लगता है 1 साल बाद, किसी का 40,000 की सैलरी है, 5% 10% इंक्रीमेंट का 10% इंक्रीमेंट लग गया, अच्छी बात है। आईटी कंपनी वगैरह में तो 20% इंक्रीमेंट दे देती है भाई, एमएनसीज हैं, एमएनसीज वगैरह दे देती है। बाकी नॉर्मल इंडियन कंपनीज में या नॉर्मल जॉब में तो 2-4 हज़ार की भी इंक्रीमेंट नहीं होती है। तो इंक्रीमेंट नहीं हो रही लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो जेब टाइट है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, मतलब मेरी सैलरी की वैल्यूएशन और कम हो गई। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरह से आप कहेंगे, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है भाई। अरे बहुत ज्यादा सैलरी का डिफरेंस होगा, आपका 30 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, आपको ज्यादा तंगी होगी, तंगी तो इनको भी होगी, तंगी तो इनको भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जैसे पैसे कमाते हैं वैसे ही खर्च करते हैं। तो सीधी बात है, सबका अपना बजट होता है ना अपनी सैलरी के हिसाब से। चलिए, कारण क्या है भाई? सर जी महंगाई कर रहे हो, कारण बता दो, शायद उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। चलिए, कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, क्यों नहीं है। देखिए, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है, पब्लिक का खर्च करने का तरीका ज्यादा है, तो पब्लिक अगर ज्यादा खर्च करना चाहती है तो क्या करेगी? मान लो कि भाई कोई एक सामान है आपके पास ए, और पब्लिक ने इसकी डिमांड बढ़ा दी, इस पैसा खर्च करने की आदत है, अब सभी लोग इसी की डिमांड कर रहे हो, जब इसकी डिमांड कर रहे हो तो मार्केट में इसकी क्या होगी? शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? इसका डिमांड बढ़ गया, रेट क्या होगा? प्राइस बढ़ गया। और जब प्राइस बढ़ गया तो फिर क्या हो गया? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, तो पब्लिक जब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे। दूसरा, इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात ऐसे भी समझ लीजिए कि जब प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है, आप समझिए इसका मतलब कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई और अपनी कंपनी और ऑफिस खोलने लगे। अब कंपनी और ऑफिस खोलने लगे जिस एरिया में, उस एरिया में जॉब की रिक्वायरमेंट हुई। जब जॉब की रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने लोगों को हायर किया। अब एक घर के 4 लोग थे, चारों को जॉब लग गई, तो चारों के पास पैसा हो गया। अब जब चार, कहीं एक कमा रहा था, अब 4 कमा रहे हैं, तो जब 4 कमा रहे हैं तो चारों की अब खर्च करने की आदत बढ़ गई। खर्च करने की आदत बढ़ गई तो उन्होंने मार्केट में से बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए, क्योंकि चारों कमा रहे हैं। जब चारों पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं।
आप ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो उन चीजों की शॉर्टेज होना आम बात है। इसलिए देखिए शहरों में महंगाई ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं गांव के कंपैरिजन में शहर में सस्ती चीजें महंगी हैं। जैसे कि कुछ चीजें खरीदने जाए रेस्टोरेंट वगैरह में, कुछ वीआईपी इलाकों में जाएंगे तो आप कहेंगे यार यहाँ चीजें बड़ी महंगी है, क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करते हैं। तो अगर कोई 50 बोलेगा 30 की चीज को दे देंगे क्योंकि सब कमाते हैं। लेकिन एक गांव का एरिया जहां पर 4 परिवार में से कोई एक ही कमाता है तो वहां 30 मांगोगे 20 देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या करते हैं आप, इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, भाई अगर कंट्री में हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, कंट्री का क्या हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा, इनकम। अब कंट्री का एक्सपोर्ट होने मतलब सरकार के पास थोड़ी पैसा होता है, पब्लिक के पास पैसा आता है। तो कहीं से भी किसी भी रीजन से आपको क्या मिलने लगे, आपको मिलने लगे ठीक ठाक पैसा, तो आप लाएंगे सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई तो जितने ज्यादा लोग पैदा होंगे उतनी ही उनकी बेसिक नीड्स की चीजें की डिमांड बढ़ेगी। आजकल तो इतने प्रोडक्ट कंपनी वाले सेल कर रहे हैं कि आप खरीद के लाते हो और पता चलता है कि ये तो मेरे काम का ही नहीं है, ये तो मैंने खरीद लिया। वो कस्टमर्स के सेल्स पर्सन की अपनी टेक्निक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि आप कहोगे कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा चीजों की डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपके पैसे की वैल्यू कम होगी, और इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का सीधा फंडा है, पैसे का वैल्यू, सामान के कंपैरिजन में सामान की कीमत बढ़ती जाती है तो पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। पहले 1 केजी 10 रुपए में मिलता था, 10 रुपए में 1 केजी, अब 10 रुपए में 500 ग्राम, अब 10 रुपए में 100 ग्राम, अब 10 रुपए में 1 ग्राम। भैया हो क्या रहा है, वही हो रहा है जो पहले बताया आपको। समझ में आ गई होगा कि इन्फ्लेशन क्या है। दोबारा मत पूछिएगा, पूछ सकते हैं बट कोशिश समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या है भाई, और क्या कर सकते हैं इसमें, तो देख लेते हैं कुछ और चीजें। आप कहेंगे फैक्टर कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई, भाई जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बार बार आपकी जेब में पैसा है, कभी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं, जो चीजें हैं, किसी तरह से सप्लाई का शॉर्टेज हो गया तो प्राइस बढ़ ही जाता है। जैसे बाढ़ आ गई, आसपास कुछ नहीं मिल रहा, एक किराने की दुकान है, उसके पास अच्छा खासा माल पड़ा है, बोलेगा इसे थोड़ी देंगे तो उसका चीजें 15 में देंगे, जाओ जहां से लेना है ले लो, जैसे कोविड में था। ठीक है। उसके अलावा होर्डिंग बाय द ट्रेडर्स, ये बड़ा ज्यादा किया जाता है, होर्डिंग बाय द कंज्यूमर्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि सामान को ट्रेडर उठा के रख लेगा, ठीक है, होल्ड कर लेगा, बेचेगा ही नहीं, कहेगा जब तक इसकी मार्केट में प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो कहते हैं, जिसे कहते हैं कि काला बाजारी, क्या कहते हैं, काला बाजारी। काला बाजारी में क्या होता है, ये लोग करते क्या है, चीजों को अपने पास जमा करके रख लेते हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह में और रिलीज नहीं करते। जब मार्केट में प्राइस बढ़ा लेते हैं फिर तो सरकार छापे मारती है, स्टोरेज में पकड़ा जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का हमें जानना है कि कितने टाइप का होता है, हालांकि वेरिएशन है इसमें, तो थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके अलावा भी आपको टाइप्स मिल सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इतने ही है बताने वाले। तो देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नाम से पता चल रहा है क्रीपर, टर आवाज नहीं करता, बड़ा धीमे धीमे रेंगता है, क्रीपर वैसा ही होता है, नाम और काम दोनों एक ही है। व्हेन प्राइस राइजेस लेस देन 3% ईयर, भाई हर एक साल में 3% से कम महंगाई अगर बढ़ती है तो इसे कहते हैं कि ठीक है चलो इतना तो बढ़ना चाहिए, तो इसे रेंगता हुआ इन्फ्लेशन कहते हैं कि चलो, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन कंसिस्टेंट रहता है, महंगाई तो हर साल बढ़ रही है। बताइए किस साल नहीं बढ़ी है, एक भी साल ऐसा हुआ है नहीं बढ़ी है। भाई आज की सैलरी 50,000 कमा रहा है तो बड़े तीर नहीं मार रहा, क्योंकि भाई 50,000 कमा रहा है तो इन्फ्लेशन का रेट तो देखो, चीजों की महंगाई तो देखो। जाके खाओ किसी रेस्टोरेंट में 700-800 रुपये ना तोड़ दे 2-3 लोगों में तो बोल देना, नहीं तो लारी पे खा लो 35 रुपए के छोले भटूरे, इन्फ्लेशन से बच जाओगे। ठीक है, आते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब भाई कोई चीज रेंग रही है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहले क्या होता है, रेंगता है, फिर क्या होता है, खड़ा होके वो वॉक करने लगता है। तो जब वही वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, अब ये 3% प्लस हो गया, 3 से 4% में अगर महंगाई बढ़ने लगे हर साल तो उसे आप क्या कहते हैं, अब कहेंगे कि अब वो क्या कर रहा है, वॉक, अरे ये तो मैं दौड़ रहा हूं, अब वो वॉक कर रहा है, ऐसे ऐसे वो वॉक कर रहा है। उससे पहले रेंगते कैसे, रेंग के कैसे चलाए, ऐसे, आई डोंट नो। ठीक है,
रनिंग इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें तो रनिंग इन्फ्लेशन में जैसा कि नाम वैसा ही काम, अब ये बच्चा दौड़ने लगा, अब बच्चे को डॉगी दे दिया, डॉगी के साथ वो खेल रहा है तो उसके पीछे पीछे रन कर रहा है। तो रनिंग इन्फ्लेशन के नाम और काम में दोनों ही है कि व्हेन द प्राइसेस राइज बाय मोर देन 5 to 9%, 5 से 9%। अब इंडिया में देख लीजिएगा कि करंट टाइम में इन्फ्लेशन रेट क्या है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 2023 का इन्फ्लेशन रेट है, आप देख सकते हैं कि 4.81 से था, हायर देन एक्सपेक्टेशन, और 6%। तो देखिए 4.41 से 6% तक का ऐसा कुछ बोला गया, अलग अलग डेटा दिया गया है। तो आप कह सकते हो कि सर अगर 4 तक था तो वॉकिंग था, और अगर 6% तक जा रहा है मतलब रनिंग की कैटेगरी में आ रहा है, हाफ रनर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक ठाक है, इंडिया में रनिंग चल रही है, सैलरी भी रनिंग करके बढ़वाइए अगर आप एम्प्लॉय हैं। अगर आप खर्चे करने वाले हैं, आप तो स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा कम खर्च कीजिए, समझ रहे हैं, पापा का पैसा है, आराम से। गैलोपिंग इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइसेस राइजेस मोर देन 10%, है ये हर साल 11 से 12% का महंगाई बढ़ जा रहा है, तो इसमें आप कहते हैं कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को कहते हैं बेसिकली एकदम मतलब वॉकिंग से भी ज्यादा स्प्रिंट लगा रहा है 100 मीटर वाला। और हाइपर इन्फ्लेशन जब 100% से ज्यादा बढ़ जाए, कितने 100% से ज्यादा चीजें बढ़ जाएं, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इन सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार मैसेज कर, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ गई होंगी कि क्या है। इसके अलावा और भी है, समझाता हूँ कि क्या है। तो कुछ और टाइप्स देखते हैं, ये तो हो गए हमारे। डिमांड और पुल इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, समझ लीजिए, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक भी है इकोनॉमिक्स का। When the aggregate demand in an economy strongly outweighs the aggregate supply, prices goes up. भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब इतनी डिमांड कर दी आपने किसी चीज की कि उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई का एक फिक्स चेन है, अब अचानक सप्लाई बढ़ानी हो तो अचानक उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, कॉस्टली हो जाएंगी। तो डिमांड के कारण अगर किसी चीज के रेट बढ़ गए, उसकी ज्यादा डिमांड होने से, जैसे आईफोन वगैरह है आजकल इतनी डिमांड में है कि उसके रेट वो बढ़ा भी दे कल को 20,000 तो भी लोग लेंगे। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉस्ट वेजेस एंड रॉ मटेरियल। भाई अब कई बार तो ऐसा होता है कि मजदूरी बढ़ गई, वो जो रॉ मटेरियल आता था जिससे बनता था, कि मान लो भाई वो आता था रशिया से या यूक्रेन से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से जो इस तरह करंट में इन वॉर से अफेक्टेड है, अगर वो यहां से आता था तो यहां पे वॉर चल रही है तो यहां से वो रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, अब ये रॉ मटेरियल किसी अलग कंट्री से लेना पड़ा, अब वहां से लाने में उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। कॉस्टिंग के साथ साथ इसको पे काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी। तो जब ये सारी चीजें होती हैं इसके रीजन से भी अब वो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस हाई रहेगी, और जब फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस हाई रहेगी तो आपको क्या होगा, आपको बेच दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में अब इसके बारे में देखें, ये पूछा जाता है, स्टैगफ्लेशन कई बार पूछा गया। स्टैगफ्लेशन क्या है, देखिए ये अदर इन्फ्लेशन से अलग क्यों है, इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है स्टैगफ्लेशन को, ये समझिए, ये जरूरी है। इसमें देखिए प्राइस बढ़ रही है लेकिन इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और कंज्यूमर कोई नहीं है। अब समझिए इसकी सिचुएशन क्या है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, आपके यहां प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ी हुई है। अरे यार कोई कंज्यूमर कब बनता है, जब उसके जेब में पैसा होता है। जेब में पैसा कब होता है, जब वो एम्प्लॉयड होता है, कहीं जॉब करता है, उसके पास कहीं से पैसे आते हैं तभी तो दूसरे को देगा। इसका मतलब अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड होने के रीजन से उसका क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो फिर कंज्यूमर तो रहेंगे नहीं, कंज्यूमर लेस हो जाएंगे, बहुत ही लेस कंज्यूमर हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इस सिचुएशन में होता है स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है। ओके, इसके अलावा
आप कहेंगे डिफ्लेशन की बात, कि डिफ्लेशन क्या है, सीधी बात है, जनरल डिक्लाइन इन द प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जनरल सर्विसेज वगैरह उनकी प्राइसेस में डिक्लाइन हो जाए तो आप उसी को डिफ्लेशन कहते हो। डिफ्लेशन की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी सामान का प्राइस गिर जाए, जनरल प्राइस से गिर जाए, तो उसको आपको आपकी सामान खरीदने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये तो आपने जान लिया। अब इसके अलावा कुछ और चीजें जानिए, स्टैगफ्लेशन के अलावा कुछ और चीजें जान लीजिए कि और क्या होती है, क्योंकि कुछ और वर्ड होते हैं, ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको कि ये क्या होता है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें भी समझना है कि आपको भी इसमें मुझे नेशनल इनकम वगैरह भी समझाना है, और कुछ और चीज़ें भी हैं। हालांकि उन सारी चीज़ों को हम अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे, अभी नेशनल इनकम वगैरह के बारे में एक पूरा लेक्चर उसके लिए अलग से बनाएंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं कि आपने हाइपर इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में देख लिया। अब हम आते हैं किसके बारे में, अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन के बारे में और क्या क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या हो सकते हैं, डिफ्लेशन और अदर चीज़ें क्या है, और कुछ अलग अलग टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन के अलावा, कि इन सारी चीज़ों का इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरह से हम समझते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ बिल्स के बारे में बताता हूँ कि इन्फ्लेशन तो पढ़ लिए, अब हम कुछ बिल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि बिल्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ बिल्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो तरह के बिल्स के बारे में हम समझेंगे। ये वो बिल नहीं है जो लोकसभा राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिल्स में क्या है। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ना है कॉमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल। कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। और आपको अभी वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताना था वो इसके बाद बताऊंगा, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, आप उसको सुन के ही जाइएगा, ओके। तो अब समझते हैं, कॉमर्शियल बिल की बात की जाए तो कॉमर्शियल बिल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है drawn by the seller or buyer of goods for the value of deliver goods. They are called trade bills, but when they are accepted by commercial bank they are called commercial bills. और ट्रेजरी बिल्स की बात की जाए तो ये issued by the government, treasury bill issued by the government for short term loan, for शॉर्ट टर्म लोन। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लोन के लिए, तो वो इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करता है। इसे कहते हैं किसको, पब्लिक को, किसको, पब्लिक को। और इसके बारे में मैंने पढ़ाया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट अपने बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को किसके थ्रू, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेचती है और पब्लिक से उसके बदले में पैसे लेती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लोन। और जो बेचा जाता है उसे कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स। हार्डली ये 90 डेज के लिए बेसिकली होता है, फिर 182 डेज के लिए भी होता है, 364 डेज के लिए भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजरी बिल्स क्या है, कॉमर्शियल बिल्स में क्या है। कि कॉमर्शियल बिल्स तब कहे जाते हैं, बेसिकली ये ट्रेडर्स के बीच में होती है। किसके बीच में होते हैं, ट्रेडर टू ट्रेडर्स के बीच में होते हैं, तब तक इसको ट्रेडर बिल कहा जाता है। लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट कर ले, कॉमर्शियल बैंक इसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिर हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बिल्स कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। मनी मार्केट और कॉल मनी वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कैपिटल मार्केट के बारे में भी बता दिया था, और शेयर्स के टाइप में। चलिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ शेयर्स जान लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको इसमें भी डाउट ना हो। फिर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बॉन्ड वगैरह भी बता देता हूँ मैं आपको। तो चलिए टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। 3-4 तरह के हैं, वहां से आपका काम इजी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर की बात करेंगे तो इसमें आपने इक्विटी वर्ड सुना होगा, प्रेफरेंस शेयर सुना होगा। तो देखिए एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं बताऊंगा। इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के अलावा आप कहेंगे कि तो पहले जान लेते हैं इक्विटी शेयर का क्या। दे गिव द होल्डर द पावर टू शेयर द अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या करते हैं, दे गिव द पावर टू द होल्डर टू शेयर द अर्न प्रॉफिट, शेयर द अर्न प्रॉफिट। मतलब अगर आपने किसी भी कंपनी की इक्विटी शेयर ली, मान लो कोई कंपनी है उसकी आपके उसके पास 10% इक्विटी शेयर है, तो अगर उस कंपनी ने 1 लाख का मुनाफा किया तो 1 लाख के मुनाफे में 10% आपका। ऐसा सीधी सीधी बात में सोचिए, इसमें कुछ टर्म्स भी होते हैं कि कितना मिलेगा कितना नहीं, बट इक्विटी शेयर के होल्डर होने पे आपको ये फायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे तो इनको कहेंगे कि दे डोंट, इनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इनको क्या मिलते हैं, कोई भी वोटिंग राइट्स होते हैं जब भी कोई कंपनी का डिसीजन होता है। इनको कहते हैं कि नो वोटिंग राइट्स। ऐसे होल्डर होते हैं जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। इसके साथ साथ ये केवल डिविडेंड लेते हैं। क्या लेते हैं, डिविडेंड मिलता है इनको। डिविडेंड क्या होता है, आपको बताया था कि डिविडेंड में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है डिविडेंड के टर्म में। तो इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड मिलता है, DIVIDEND। ओके, तो इनको डिविडेंड दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डिबेंचर वर्ड आप जान लीजिएगा कि डिबेंचर वर्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग से जान लीजिए कि डिबेंचर क्या होता है। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि व्हाट आर डिबेंचर। ओके, तो डिबेंचर्स के बारे में आप जानेंगे कि डिबेंचर की बात की जाए तो दे आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर इशूड बाय कंपनी टू बोरो मनी। डिबेंचर्स आर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट used by companies to borrow money। तो मनी को बोरो करने के लिए, लॉन्ग टर्म में मनी को बोरो करने के लिए कंपनी कुछ चीज़ों को कुछ टूल्स को यूज़ करती है, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होते हैं, कन्वर्टेबल इक्वली शेयर हो जाते हैं। ओके, कन्वर्टेबल क्या होते हैं, इक्वली शेयर हो जाते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, इक्विटी में शेयर में, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो इसका ये क्या कर सकता है, इक्विटी में शेयर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। जिसने पैसा दिया है, बोरोवर है, जिसने पैसा दिया है बोरोवर है, वो क्या करेगा, अगर उसका पैसा नहीं मिलता टाइम पे तो क्या करेगा, शेयर ले लेगा, इक्विटी में कर लेगा कि चलो भाई कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा कि वो कंपनी की हिस्सेदारी नहीं ले सकता। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आपका डिबेंचर है। चलिए इसके अलावा और कुछ चीज़ें समझते हैं। मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ वो पार्ट कि जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट मैंने आपको समझाया था। चलिए मैं पीछे आ जाता हूँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि ये जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट मैंने आपको समझाया था, इसमें कुछ अदर चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रहा है तो दो तरह के होते हैं लोग, एक होते हैं लूजर टाइप के लोग, ठीक है, और एक होते हैं विनर टाइप के लोग। अब सर ये क्या है, लूजर और विनर के टाइप के लोग क्या है, अब देखिए समझिएगा। एक होता है कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, कहाँ करते हैं, बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, ठीक है। आपने कोई पेंशन प्लान बना लिया है कि भाई बुढ़ापे में मुझे पेंशन प्लान लेनी है, ठीक है, इस तरह का रखते हैं। या पैसे को कैश के फॉर्म में अपने पास रखा है, कैश में अपने पास रखा है। अगर आप इस तरह के पर्सन हैं तो इन्फ्लेशन में आपने देखा ना कि इन्फ्लेशन में क्या होती है, प्राइसेस की वैल्यू बढ़ती है, पैसे की वैल्यू घटती है। तो अगर आपका पैसा बैंक में है और आप उस पर कुछ टका ब्याज ले रहे हैं, तो मान लीजिए बैंक आपको कितने टके ब्याज देता है, 4%। और आपने देखा इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है,
4.44% है। मतलब आपकी पैसे की कीमत तो इन्फ्लेशन से भी कम है। मतलब आपका पैसा बैंक में रखा रखा कुछ काम नहीं है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई बैंक में रख के इंटरेस्ट लेने के बाद भी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उससे ज्यादा है। कल को ये 6% हो गया तो आज आपकी जो पैसे की कीमत 1 लाख है वो कल तक 80,000 ही हो जाएगी, क्योंकि जब उस चीज से कोई सामान आप खरीदने जाएंगे, कोई गुड्स खरीदने जाएंगे, तो जो गुड्स आप पहले 1 लाख में, जो गुड्स आप पहले 80,000 में खरीद सकते थे, अब शायद उसके लिए आपको 1 लाख पे करना पड़े। समझ रहे हैं बात आप? तो भाई विनर कौन है? विनर ऐसा है जो कहीं इन्वेस्ट कर दे। क्या कर दे? पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहां से थोड़े हाई रिटर्न्स मिले। इसके साथ साथ ही आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड में ले लीजिए, किसी कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या कीजिए, किसी कूपन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर दीजिए, इस तरह का काम कीजिए। प्लस कई लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे की पेंशन के लिए पैसा बचा के रखते हैं। आप सोचिए ना कि आप कब रिटायर होंगे, हो सकता है आज के 60-65 बाद, और कोई जरूरी 65 तक जिए, कहीं आप 70-80 की पारी खेल गए, तो अगर आप 70-80 तक चले गए तो आपके पैसे की जो आज की डिपॉजिट है उसकी वैल्यू कल तो कम हो जानी है, उस टाइम पे पता नहीं इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ जाएगा। और जिस जहां आपने पैसे रखे हैं वो पैसे की एक लिमिट है, वो 3% 4% ही बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो अगर कोई पॉलिसी आज के 8 साल बाद आपको 70-80 लाख रुपए देती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे उस 70-80 लाख की वैल्यू उतनी रहेगी? क्योंकि लगभग में जितना आप जमा करते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा ये देती हैं, बहुत उड़ा के नहीं देती हैं, और कहीं से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती हैं इस तरह की कंपनियां, याद रखिए। तो बस आप अपनी सेविंग के लिए रखते हो, तो सोचो ना कि आपको कितना ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह की जगह बढ़िया कहीं है भाई, कैश के फॉर्म में रखें। उससे बढ़िया होता है कि आप क्या करें, लैंड वगैरह में, लैंड फिक्स एसेट्स में, अगर आप ऐसे कुछ फिक्स एसेट लीजिए जिनकी मार्केट वैल्यू हमेशा बढ़ने वाली, मशीन वगैरह में डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड में, इन्वेस्ट कीजिए लैंड में। आपको पता है कि गांव में आज भी लोग पैसा कमाते हैं तो जीते कम है, लेकिन सबसे पहले लैंड परचेस करते हैं। मैंने देखा नॉर्थ में, यहाँ पे दिल्ली वगैरह में आज भी फ्लैट सिस्टम देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फ्लैट रिफंडेबल नहीं है। फ्लैट जब आप लेते हैं तो उसकी रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो जमीन तो है ही नहीं आपकी। 50-60 लाख का फ्लैट लिया, 25 लाख में बेचने में दम निकल जाता है दलालों को पैसा देते देते, क्योंकि कोई सेकंड हैंड फ्लैट लेना नहीं चाहता, तो उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही लैंड है, आपने जी मर के भाई 50 लाख की लैंड ले ली और उसमें 10 लाख का मकान बना लिया, मकान की कीमत गिरी या ना गिरे, लैंड कल को आज के 10 साल बाद वो अकेले 1 करोड़ की हो जाएगी। तो इसलिए इन्फ्लेशन को देखते हुए चीजों को स्मार्टली इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। और अगर इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी तरह से रहा तो चीजें आपके लिए आसान नहीं होने वाली हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि मैंने कुछ बॉन्ड्स के बारे में बताया है, तो समझ लेते हैं कि ये किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूं कि क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या आता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स आते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स के अलावा आपके आते हैं कैलेबल बॉन्ड, जंक बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं भाई? कैलेबल बॉन्ड क्या होते हैं? जंक बॉन्ड क्या होते हैं? आपने पहली बार नाम सुना होगा, नाम सुन लीजिए, सुने रहेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। एंजल बॉन्ड होते हैं, एंजल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि जब आप लोन लेते हो किसी से, तो जैसे होम लोन लिया, तो होम लोन जब लेते हो तो वो कहते हैं कि फ्लोटिंग रेट रहेगा हमारा। क्या रहेगा? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम आपको 6% पे होम लोन दे रहे हैं, 6 से 7% पे। आपको कह रहे हो वाह 7% का होम लोन, लेकिन ये फ्लोटिंग है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, बैंक रेट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपना कभी घाटा नहीं लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए भाई आपने किसी को 5,000 उधार दिया है, बोला बड़ा अच्छा बंदा है, वो 10 साल 2 साल बाद आपको वो 5,000 दे, तो उस 5,000 की वैल्यू घट के अभी क्या होगी, ये 2 से 3,000 हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ गया है। जब उसने लिया था तब उसने 5,000 में बहुत ही वैल्यूएबल चीज खरीदी थी, लेकिन आज जब वो दे रहा है तो उस 5,000 में मुझे 3,000 की चीज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, चीजों की कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन के चक्कर में ये भी एक आता है, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, ये भूल गया था उस टाइम समझाना। तो यही वो बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे ना चल के आपको भी काम आना है। तो चलिए, जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए बॉन्ड में क्या होता है, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड वेयर देयर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, यहां पे क्या है, नो इंटरेस्ट पेमेंट, नो इंटरेस्ट पेमेंट अंटिल मैच्योरिटी। कहते हैं ना कि भाई एक होता है ना कि 5 साल के बाद, जैसे 10 साल का फिक्स कर दिया आपने कि 10 साल का फिक्स है, 10 साल का बॉन्ड ले लिया, जीरो कूपन बॉन्ड ले लिया। इसमें है कि 10 साल से पहले अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आपका पैसा तो मिलेगा, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे बोला गया था 10 साल बाद ही डबल हो जाएगा, अगर उसको 7-8 साल में तोड़ देते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं मिलता, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट अमाउंट इज फैक्टराइज्ड एट द मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। इसके अलावा आपने कैलेबल बॉन्ड की बात की है, तो इसे रिडीम्ड कहते हैं बाय द इशू प्रायर टू द मैच्योरिटी। यूजुअली अ प्रीमियम इज पेड टू द बॉन्ड ओनर व्हेन द बॉन्ड इज कॉल्ड। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, आप इट कैन बी टेकन, इसे वापस आप ऐसे कहिए कि इसे मैच्योरिटी से पहले वापस लिया जा सकता है, मैच्योरिटी से पहले वापस लिया जा सकता है, ठीक है। जब कुछ बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले भी आप ब्रेक कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं, नाम से ही लिखा है कॉलेबल बॉन्ड, मतलब जिसको मैच्योरिटी से पहले आप वापस ले लें, कॉलेबल कर लें, कॉल बैक कर लें, उसी को तो आप क्या कहेंगे, कॉलेबल बॉन्ड कहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें कॉलेबल बॉन्ड के अलावा आप बात करेंगे जंक बॉन्ड की, तो इसे हाई यील्ड बॉन्ड या स्पेक्युलेटिव बॉन्ड कहते हैं। इट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो सच bonds which offer higher interest rate, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं जंक बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा हायर रेट देते हैं, जिससे प्राइवेट कंपनियां वगैरह पैसा उठाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती हैं, अच्छा देती है, तो इन्हें जंक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इस पर ट्रस्टेबल होते हैं कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं। एंजल बॉन्ड की बात करें तो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स फ्लक्चुएट विद द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। तो ये कैसे होते हैं, ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। क्या है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट हाई है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा, और अगर मार्केट डाउन हो गई तो मार्केट पे, अगर मार्केट डाउन है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डाउन होगा। तो भाई एंजल बॉन्ड की अपनी खासियत है कि भाई अगर तुम्हें रिस्की हो, तुम्हें मजा है, पैसे तो मिलेंगे तुम्हारे, पैसे नहीं डूबेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कमाने का मजा लेना है, रिस्क उठाना है, तो एंजल बॉन्ड में पैसे लगा लो। अब ये क्या होगा कि भाई अगर महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपकी चांदी है, महंगाई बढ़ने पे भी चांदी है, क्योंकि भाई 6% इन्फ्लेशन है, मार्केट प्राइस 10% बढ़ गया 6 से, तो आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके पैसे बच जा रहे हैं। लेकिन अगर यही आपको क्या हो जाए, मार्केट डाउन हो गई, तो भाई आपके पैसे में झटका भी लग सकता है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के बॉन्ड्स को बेसिकली आप कह सकते हैं कि एंजल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। नहीं, वो एंजल नहीं, मतलब फ्लोट रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी एंजल बॉन्ड्स नहीं होते, क्या होते हैं, फ्लोट रेटिंग बॉन्ड्स होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या जानना है, तो चलिए एक चीज और जान लेते हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर
फिनिश होगा। इसके बाद अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कैपिटल, एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉन्ड्स के बारे में हमने देख लिया, स्वैप वगैरह हमें पता है, एंड प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, मनी मार्केट बता दी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी बता दिया है, मेजर स्टॉक एक्सचेंज बता दिए हैं, सेंसेक्स बता दिया है, सेबी के बारे में बता दिया है मैंने आपको, आरबीआई के बारे में बता दिया है, ठीक है, बुल बियर स्टैग वगैरह इन सब के बारे में बता दिया है मैंने आपको। हाँ चलिए ये जान लीजिए, ये कुछ बताना बाकी था, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, ब्लू चिप कंपनी, ये जान लीजिए कि ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ब्लू चिप कंपनी के अलावा गोल्डन शेयर क्या होते हैं, गोल्डन शेयर ये समझ लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, पूछे गए। तो देखिए ब्लू चिप कंपनी की बात करेंगे तो ऐसी कंपनी जो हमेशा प्रॉफिट में रहे, विच ऑलवेज गिव प्रॉफिट, विच ऑलवेज गिव्स प्रॉफिट, मतलब कि अगर आपने इनके शेयर लिए हैं तो जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, इन सब के शेयर आप लेके देख लीजिए, ऑलवेज क्या होते हैं, ये प्रॉफिट में रहते हैं, प्रॉफिट ही देते हैं। इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाना सेफ माना जाता है, इसी को कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। गोल्डन शेयर क्या होते हैं सर, शेयर के टाइप में तो नहीं बताया, तो यहां जान लीजिए। सो इट इज अ शेयर कंपनी विच गिव इट्स ओनर मोर पावर देन द अदर शेयर होल्डर्स ओवर चेंज इन द मैनेजमेंट, मतलब गोल्डन शेयर जिसके पास होगा तो इसमें क्या होगा, ओनर ऑफ द कंपनी will be more powerful, will be more powerful than other shareholder, in the term of management, in the term of management। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सर कि हमने पाया कि अगर किसी पर्सन के पास गोल्डन शेयर है तो डजंट मैटर कि उसके शेयर होल्डर्स कितने हैं, लेकिन मैनेजमेंट रिलेटेड मैक्सिमम डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा जिसके पास गोल्डन शेयर है। तो देखिए इसी के साथ शेयर मार्केट में यूज किए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दिए, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आपका बाकी नहीं है, लगभग में यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपको जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और कुछ ऐसी एजेंसीज के बारे में पढ़ाना है जो कि थोड़ा सा शेयर मार्केट वगैरह को कंट्रोल करती है, जिसमें सेबी और आरबीआई पढ़ा दिया है, एक ईडी के बारे में पढ़ाना है और एक दो चीजें और बतानी है। और उसी के साथ मैं मानता हूं कि आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है सीयूईटी के लिए वो लगभग में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ बचेगा नहीं। तो इकोनॉमिक्स की 5-6 वीडियोस आ चुकी होंगी ऑलरेडी, ये 6 या 7th होगी, एक वीडियो और जाएगी, 7 से 8 वीडियो में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस सीयूटी के लिए तो फिनिश हो जाता है कि जितना उसमें पूछा जाने वाला हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, तो आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाई जाती है। इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।